हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। मेरा नाम पौरुष जैन है और हम लोग शुरू करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस। इन इस एनालिसिस में दो न्यूज़पेपर को मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। पहला आपका द हिंदू न्यूज़पेपर और दूसरा आपका इंडियन एक्सप्रेस। उम्मीद है कि आपने पिछली भी जो मेरी वीडियोज़ हैं 1 नवंबर से लेकर शुरू करते हुए 9 नवंबर तक की देखी होंगी। नहीं देखी होंगी तो आप जाइए पौरुष चैनल यूट्यूब चैनल पे, वहाँ देख सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सॉरी, पहली आपकी न्यूज़ ये रही, कोविड-19 वैक्सीन कुड बी 90% इफेक्टिव, क्लेम्स फिजर। तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने ये क्लेम किया है कि जो उसके अभी टेस्ट है, यानी कि थर्ड राउंड का जो उसका टेस्ट हुआ है, थर्ड राउंड का जो टेस्ट हुआ है उसमें 90% जो है फीडबैक आया है। और अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रूल, अगर कोई भी आपकी जो वैक्सीन है अगर मिनिमम 50% भी इफेक्टिव होती है तो दैट इज गुड फॉर WHO एंड यू कैन गो फॉर इट। तो आप वो लोगों को लगा सकते हैं। और ये यहाँ से आपके MCQ क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ आपके यूपीएससी में क्या क्या एग्जाम में इस न्यूज़ से आ सकता है, तो पहला आपका एक MCQ क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि हाउ वैक्सीन वर्क्स। ठीक है, वर्किंग ऑफ वैक्सीन को सर्च करोगे आप लोग। ये पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं, और क्लासरूम में मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ कि कैसे वैक्सीन काम करती है। ठीक है, जो मेरी क्लासेस चलती हैं रेगुलर। दूसरा आपका अ, दूसरा आपका ये न्यूज़ है कि ये जो फिजर कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना, किस कंट्री की है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं किस तौर पे, मतलब फार्मास्यूटिकल में कहाँ कहाँ बनते हैं, किस फील्ड के लिए बनते हैं। और दूसरी खबर देखो यहाँ से क्या है कि अब तक कोविड-19 से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 1.2 मिलियन पीपल की डेथ हो चुकी है। इन्फेक्शन तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेथ आप देखो कितने ज़्यादा लोगों की आपकी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा अगर डेथ हुई है, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट क्वार्टर मिलियन इन द US अलोन, सिर्फ US में ज़्यादा हुई है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि मेंस के लिए कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है मेंस के लिए कि वाई द डेथ रेट इन यूरोप एंड इन नॉर्थ अमेरिका इज हायर। ठीक है, अमेरिका में और यूरोप में डेथ रेट हाई है, जबकि एशिया की कंट्री में डेथ रेट कम है। इसके क्या रीजंस हैं? ठीक है, तो ये रीजंस के बारे में आपसे मेंस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 100 वर्ड्स में पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग क्या है। अगला आपका ये रहा, फाइनेंस पैनल सबमिट रिपोर्ट विद सेपरेट सेक्शन ऑन स्टेट फाइनेंस। ठीक है, तो स्टेट ऑन बोर्ड एंड कम अप विद स्टेट स्पेसिफिक कंसिडरेशन इन रिपोर्ट। असल में फाइनेंस कमीशन जो है आपका, ये 15 फाइनेंस कमीशन, ये 15th फाइनेंस कमीशन, इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है प्रेसिडेंट को, और उसमें कहा है कि स्टेट ऑन बोर्ड एंड कम अप विद स्टेट स्पेसिफिक कंसिडरेशन इन रिपोर्ट डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन द सेंट्रल स्टेट फॉर द पीरियड ऑफ 2021-22 टू 25-26 तक के लिए। तो यहाँ पर देखो एक MCQ क्वेश्चन मिल गया कि जो ये डिवोल्यूशन ऑफ फंड हुआ है वो कब से कब तक के हुआ है, 21 से लेकर 26 तक के लिए हो गया आपका। ठीक है, फिर दूसरी बात, द पैनल हैज कम अप विद द स्टेट स्पेसिफिक कंसिडरेशन टू एड्रेस द की चैलेंज। क्या की चैलेंज है भाई? द की चैलेंज दैट इंडिविजुअल स्टेट फेसेस। असल में फाइनेंस कमीशन जो पुराने भी थे और ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है, उसने अपनी रिपोर्ट में एक बात बोली है कि हर एक स्टेट की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हर एक स्टेट की जो रिक्वायरमेंट होती है अबाउट दी व्हाट मनी, वो अलग अलग होती है। जैसे हिमालयन स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी। जो आपके ये गैंजेटिक पेन के स्टेट्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। जो आपके कहाँ के स्टेट होंगे, कोस्टल स्टेट्स होंगे, यानी कि जैसे कि आपकी केरला हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनकी फंड्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग अलग होती है। हम एक जैसे फंड सबको अलॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक, और वो करते भी नहीं है। लेकिन इस पैनल ने बोला कि थोड़ा सा और इसमें प्योरिफिकेशन लेके आपको आना पड़ेगा। फिर द पैनल हैज कम अप विद द स्टेट स्पेसिफिक कंसिडरेशन, खैर ये पढ़ चुके, चैलेंज द इंडिविजुअल स्टेट अपार्ट फ्रॉम द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, local government grants, disaster management grants, was also asked to examine whether a separate mechanism for funding of defense and internal security ought to be set up। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या मिल रहा है हमें कॉन्सेप्ट मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी, कि ये हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन, लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स होता क्या है कि जैसे पंचायती राज है, नगर निगम है, इनको जो पैसा एलोकेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, पर इनकी रिक्वायरमेंट कई बार बहुत ज़्यादा होती है। तो डिमांड ये आ रही है कि सेंटर से भी उनको कुछ पैसा अब आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से MCQ के लिए हमें काफ़ी क्वेश्चन मिल गया। एक हमें ये क्वेश्चन मिल गया
कि कब से कब तक का डिवोल्यूशन हुई है, दूसरा फाइनेंस कमीशन को एक बार दोबारा पढ़ लोगे, और ये तो कुछ आपके रिकमेंडेशंस हैं। एक अच्छी खासी, अगर आप लोग इस साल मेंस में बैठने वाले हैं या अगले साल मेंस में बैठने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन को पढ़ के जाओगे, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए अगला ये रहा, इंडिया मालदीव साइन 4 MOU टू बूस्ट टाइज। अच्छा, क्या हुआ, इसी को थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट बना रखा है। ये जो दोनों कंट्री के बीच में साइन हुआ है वो $100 मिलियन इंडिया ग्रांट फॉर एन एमबीएस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो पहला चीज देखो हमें यहाँ से मिल रहा है कि एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच में, उसके लिए इंडिया ने $100 मिलियन जो है वो दिए हैं। दूसरा, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, द कंट्री साइन एन MOU ऑन कॉपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, यानी कि खास तौर पे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को बढ़ावा मिलेगा। और अनदर फॉर 100 मिलियन ग्रांट्स विच इज अ पार्ट ऑफ 500 मिलियन पैकेज फॉर द ग्रेट माले कनेक्टिविटी। यानी कि अगर हम टोटल देखें तो इंडिया जो है मालदीव को 500 मिलियन पैकेज दे रही है, उसमें अलग अलग सेक्टर्स में पैसे दिए जाएंगे। ठीक, अच्छा अब देखो यहां से प्रीलियम्स के लिए प्लस आपके मेंस के लिए हमें दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला तो ये मिल रहा है, देखो ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसको जरा आप लोग डिटेल में तैयार करेंगे। ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी 10 मार्क्स का बनेगा, यानी कि 100 वर्ड्स का। ठीक, और दूसरा, वाई मालदीव इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इन अरेबियन सी। अच्छा चलिए, और एक और चीज यहाँ देखो MCQ को मिल रहा है कि $400 मिलियन का भी एक हुआ है क्रेडिट, कहाँ से, एक्सिम बैंक से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग न्यूज। ठीक, अभी आपके म्यांमार, या जिसको आप पहले हम बर्मा बोलते थे, वहां पर आपके इलेक्शंस हुए हैं, और वहां पे जो ये आंग सान सुई हैं, इनकी जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, claimed on Monday that it has won enough seats in parliament to constitute an absolute majority and retain power। ठीक, अच्छा तो यहाँ से एक मिल गया क्वेश्चन, MCQ में आ सकता है कि ये जो आंग सान सुई है उनकी पार्टी का नाम बताओ। पहला तो ये हो गया। दूसरा, टोटल जो वहाँ की म्यांमार की पार्लियामेंट उसमें कितनी सीट है, तो आप टिक करके आएंगे 642 सीट्स, हमसे भी ज़्यादा सीटें वहाँ। तो दूसरा, तीसरा क्वेश्चन एक बन सकता है आपका कि म्यांमार के साथ या इस बर्मा के साथ कौन कौन से जो आपके इंडियन स्टेट्स हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं, पहली चीज, और सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट के साथ है। ठीक है, तो ये आपके MCQ के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, CCI यानी कि आपका ये इधर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड अ डिटेल प्रोब, क्योंकि शिकायत मिली है उसको, अगेंस्ट गूगल फॉर अब्यूज ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन। देखो गूगल पर ऐसे अब्यूजिंग पहले भी यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे लगे हैं, अमेरिका में बहुत सारे लगे हैं, कि गूगल जो है, क्योंकि हर कोई आजकल सर्च करने गूगल पर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटी बुक के लिए सर्च किया, तो क्या होता है कि गूगल खास तौर पे पैसे लेकर जो इनकी ऑर्गेनिक सर्च होती है, यानी कि जो पेड सर्च नहीं होती है, उसमें खास तौर पे पैसे लेकर एक खास पब्लिशर की बुक को ऊपर दिखाएगा और आपको लगेगा कि वो बुक सबसे अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से गूगल ने बहुत मैनिपुलेशन किया है मार्केट में, यूरोप में, और इसी वजह से गूगल पे बहुत हैवी फाइन भी लगाया गया। यूरोपियन जो कंट्रीज है उन्होंने लगाया और अमेरिका ने भी कई बार लगाया है। अब हमारी बारी है, हमारे यहाँ बहुत सी शिकायतें इनको मिली है, मतलब बहुत सी मिली है। अब यहाँ से आपके MCQ के लिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये बन सकता है एक CCI का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पढ़ लेना, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, P+M लिख लो इसमें। दूसरा, अगर इस खबर को पूरा पढ़ते हैं, डिटेल प्रोब अगेंस्ट गूगल फॉर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन प्राइमरी विद रिगार्ड टू इस डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन गूगल पे। ठीक है, आजकल गूगल पे बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको लेके शिकायत की गई है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका न्यूज देखते हैं। PM सीक्स रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। असल में अभी आपकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी किसकी, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें SCO के जितने मेंबर्स हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। उसमें PM मोदी, हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है, स्पेशली किसके कॉन्टेक्स्ट में, जो अभी पिछले कुछ महीनों में इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट हुआ लद्दाख के रीजन में, और इंडिया और पाकिस्तान को तो सदाबहार डिस्प्यूट है पाकिस्तान की तरफ से, उसको लेकर कहा है कि रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हम उनकी करेंगे वो हमारी करें। अच्छा, पूरी कुछ उस खबर के कुछ और फैक्ट देखें।
in an indirect reference to Chinese infrastructure project in Pakistan occupied Kashmir यानी कि POK. PM Modi on Tuesday urged member of the SCO to respect territorial integrity and sovereignty. असल में POK में लगातार चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग और जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है. दूसरा देखें, PM मोदी said he reminded that India has traditionally support the infrastructure connectivity project and SCO in the SCO region. यानी कि मोदी साहब ने कहा कि हम हमेशा इस स्पेशली साउथ एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं. जो भी आपके, चाहे वो चाइना चलाए चाहे कोई भी चलाए, हम कनेक्टिव प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए. अच्छा, ये जो एससीओ का सबमिट था ये 20th सबमिट था. ठीक. अच्छा, अब आपसे यहाँ एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए बन सकता है कि एससीओ का स्ट्रक्चर और टोटल मेंबर और ये कब बना था, यानी टोटल ऑल ओवर हिस्ट्री एससीओ की पढ़ना है आपने. ठीक. दूसरा, यहीं पे मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है आपका कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एससीओ इन साउथ एशिया. ठीक है, एससीओ के होने से साउथ एशिया में क्या फर्क पड़ता है, या अभी हाल के दिनों में एनालिसिस या एनालाइज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लद्दाख. ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, ये मेंस की बात कर रहा हूँ मैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट, ये आपके जो रिपब्लिक भारत के जो रिपोर्टर हैं जिनको अरेस्ट किया गया है अंडर दी केस, ये अर्नब गोस्वामी. तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, अपनी जो इंटरिम बेल थी उसको लेके. जो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है दुष्यंत देवे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज को, जो चीफ जस्टिस, उनको एक लेटर लिखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि जब भी कोई केस आपका आता है तो जो रजिस्ट्रार होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको डेट देता है, पर्टिकुलर डेट देता है. तो सुप्रीम कोर्ट में पहले से इतने केसेस पेंडिंग हैं कि आपको तुरंत डेट नहीं मिलेगी. या आपने आज रजिस्ट्रार के पास अपनी एप्लीकेशन दी तो जरूरी नहीं कि आपको कल मॉर्निंग की डेट मिलेगी. यू विल गेट अ डेट आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, अकॉर्डिंग टू दी लाइन, पाइपलाइन, कि आपके पहले कितने केस हैं. लेकिन ये सरप्राइजिंग है सभी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुबह एप्लीकेशन दी गई, सॉरी सुबह तो नहीं, शाम को दी गई थी, और अगली सुबह 10:30 पे उनकी हेयरिंग हो गई. यानी कि रजिस्ट्रार ने इतनी जल्दी हेयरिंग कैसे करवा दी, यही थोड़ा सा क्वेश्चन लगा है. यानी कि आप कॉमन मैन को तो आप देंगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 साल बाद की डेट, और अर्नब गोस्वामी को आपने ये पहली डेट को दे दी इंटरिम उसकी जमानत की. माना जो अर्नब गोस्वामी का जो अरेस्ट है वो बिल्कुल गलत है. महाराष्ट्र सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश कर रही है, वो गलत है, लेकिन ये भी सही नहीं है. ठीक है, तो ये बात इसी न्यूज में बोली गई है. अगला आपका ये रहा, गवर्नमेंट टू गवर्न OTT प्लेटफॉर्म. असल में क्या है कि हमारे यहाँ एक तो डिश टीवी के थ्रू आपके यहाँ वो आते हैं, नेटवर्क्स आते हैं, मतलब प्रोग्राम्स आते हैं, केबल टीवी के थ्रू प्रोग्राम्स आते हैं. उसी के अंदर ये आजकल जो है इंटरनेट के अंदर ये बहुत चल गया है. आपका क्या, ये सीरीज या आप कह सकते हो कि जो ये लिखा हुआ है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और वीडियो स्ट्रीमिंग, या जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ये बहुत चल गए. अभी तक इन पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था, और इसमें बहुत कह सकते हैं वल्गर प्रोग्राम्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं. बहुत ही ज़्यादा जो कह सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, यानी कि दो चीज़ें, वल्गर प्लस वायलेंस, वो अनलिमिटेड दिखाया जा रहा है. तो उसको रोकने के लिए और या उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि मोदी गवर्नमेंट ब्रॉट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एंड अदर अंडर द एम्बिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग. ये बहुत जरूरी था. दिस विल गिव द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स विच वर अनरेगुलेटेड टिल नाउ. तो यहाँ से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ओवर द टॉप चीज़ क्या होती है, और ये अब जब ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जब आएंगे तो किसके अंडर में आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि ज़रूरी भी थे. चलिए अगला आपका ये जो रशिया की आपकी वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसको भी क्लेम किया गया है 92% इफेक्टिव. रशिया ने कहा है कि भाई हमने 36,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल किया था और हमें सक्सेस मिली है. तो न्यूज़ को देख लें. रशिया स्पुक वैक्सीन हैड प्रूवन 92% एफिशिएंसी अमंग अ ग्रुप ऑफ वॉलंटरी हु अ पार्ट ऑफ फेज 3 ट्रायल. तो असल में हो क्या रहा है, पहले इसको खबर कर लेते हैं. तो रशिया ने इसके साथ ये जो स्पुतनिक 5 है वो हमारे यहाँ डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है उनके साथ पार्टनरशिप की है, और यहाँ भी ट्रायल शुरू हो गए. असल में अब क्या हो रहा है कि कोविड-19 का ये कह सकते हो
मैं ये नहीं बोलूँगा कि लास्ट स्टेज है, पर ये थर्ड या फोर्थ फेज चल रहा है, जिसमें धीरे धीरे अब ये बीमारी खत्म होगी। अब वो धीरे धीरे का मतलब हो सकता है आने वाला 1 साल पूरा, यानी कि 2020 में भी, सॉरी 2021 में भी ये बीमारी रहेगी, पूरी की पूरी रहेगी, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी अब धीरे धीरे कम होगी। लेकिन उसके बाद का या उसके दौरान जो ये मार्केट है खरबों अरबों रुपए का, वो हर फार्मास्यूटिकल कंपनी ट्राई कर रही है कि उसको मिले, और हर फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी कि कंट्री ट्राई कर रही है कि उसको मिले। जैसे कि मैंने अभी शुरू में दिखाया था, जो फिजर कंपनी थी उसने बोला है कि हमारा ऊपर है, हमारी भी एक चल रही है भारत टेक करके, वो भी भारत बायोटेक करके है, वो भी लॉन्च करने वाली है। तो ये इस तरीके से हमारा एक वॉर चल रहा है पूरी कंट्री में, पूरी सॉरी वर्ल्ड में, कि कौन सबसे ज्यादा इससे पैसे कमाएगा। खैर, नेक्स्ट आपका ये रहा होम मिनिस्ट्री एंड एफसीआरए रूल्स। ठीक है, एफसीआरए क्या है देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बहुत इसका डिटेल इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन आप देखिए उसमें रिलैक्स क्या किया गया है कि जो फार्मर्स, स्टूडेंट्स, रिलीजियस ग्रुप्स एंड अदर ग्रुप्स हु आर नॉट डायरेक्टली अलाइन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो अब फॉरेन से फंड ले सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। ये एक नया एफसीआरए में क्या किया गया है, चेंज किया गया है, और बहुत डिटेल में पढ़ना है मेंस के लिए तो आप ये पूरा पढ़ेंगे, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो ये आपके रहे न्यूज़ 10th और 11th और 12th के। मैं फिर अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, और जल्दी हम लोग जो हैं ऑफलाइन क्लासेस कोचिंग सेंटर में शुरू कर रहे हैं दिवाली के बाद से। आप लोग में जो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मेरे मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, और क्लासेस आपकी इस बार वसंत विहार में चलेंगी। ठीक है, चल मिलते हैं फिर।